बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है, नाइन्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स है वो चेंज हो चुकी है, बल्कि और भी बुक्स चेंज हुई हैं। तो इंशाल्लाह जी आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ नाइन्थ क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं जी। आपको इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे, एक एक क्वेश्चन मिलेगा, एक एक टॉपिक मिलेगा। आप लोग यहाँ पर अपनी 100/100 प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी सी गपशप है, थोड़ी सी प्यार मोहब्बत है, इसको हम समझते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब, सबसे पहले एक छोटू सा कंसेप्ट है, आपने इस छोटू से कंसेप्ट को जी अपने जहन में बिठा लेना है, और ये है रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। आप में से कुछ बच्चे इसको 7-8 में भी पढ़ चुके होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कुछ नहीं होता। ठीक है, तो जी रैशनल नंबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, तमाम वो नंबर्स जिसको हम लिख सकें p बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर p q आर इंटीजर्स, जबकि p और q जो हैं ये इंटीजर्स हैं, और q जो है ये जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Q से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जनाब। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी हुई है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। तो रैशनल नंबर्स की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग देखते हैं, तो मैंने यहाँ हेडिंग लगा दी, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगी कि रैशनल नंबर्स को हम किस तरह से पहचान करेंगे कि ये रैशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग को देखते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फिनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें सिर्फ फिनाइट नंबर हों, ऐसे को हम, ऐसे नंबर्स को, ऐसे डिजिट को या ऐसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल दे दी 3/5, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आंसर आएगा 0.4। ये 0.4 जो है ये पढ़ने के काबिल है। ठीक है, बाकी जो नंबर्स अगर फॉर एग्जांपल आ जाए 0.4, 5, 6, 7, 9 अप टू सो ऑन, जिसको हम काउंट ही ना कर सके, जो इनफिनाइट हो, तो वो तो आपके पास टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा और रैशनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गई। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि रैशनल नंबर की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है रिकरिंग। ठीक हो गया, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग में हमारे पास फिनाइट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 0.4, 0.375। तो मेरे ख्याल से जी आपको इन दो डेफिनेशन की समझ आ गई। नेक्स्ट है मेरे पास रिकरिंग। रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो जाएं उसको हम रिकरिंग कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन भी रैशनल नंबर की ही टाइप है हमारे पास। ठीक हो गया, तो इसकी एग्जांपल मैंने लिखी 0.222, तो ये एंड तक 2222 है तो इन्फिनाइटी, लेकिन है ये रिपीटेड। देखिए ना, 2222 ये रिपीटेड है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये रैशनल नंबर की टाइप में ही आएगा। ठीक है, इसी तरह मैंने दूसरी एग्जांपल लिखी 0.363636 अप टू सो ऑन, तो ये भी बेटा रिपीटेड है। देखो ये 36 है, ये 36 है, ये 36 है, तो ये रिपीटेड है, तो ये भी किस में आएगा, रैशनल नंबर में आएगा। और ये जो टाइप है ये रिकरिंग की टाइप। ठीक हो गया जी, तो हमें अब रैशनल नंबर की समझ आ गई। एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं, ऐसे नंबर जिसको p बाई क्यू में लिख सकें। रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक हो गया जी, ज्यादा तो नहीं बोल रहा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग में फिनाइट नंबर्स होते हैं जिसको हम आसानी से काउंट कर सकें। नॉन टर्मिनेटिंग में इनफिनाइट होते हैं लेकिन रिपीटेड होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में इनफिनाइट तो होते ही होते हैं लेकिन रिपीटेड होते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर में आएगा।
तो ये रैशनल नंबर की पहचान हो गई, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है, छोटी सी इसकी आपके पास डेफिनेशन है, छोटी सी पहचान है कि भाई ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब देखें यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये रिपीटेड है, ये रिपीटेड हैं तो ये रैशनल है। इर्रेशनल में इनफिनाइट तो होगा ही होगा लेकिन रिपीटेड नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिख दी 1.414213 अप टू सो ऑन, चलो ये हमने इसको इनफिनाइट भी कर दिया। आपने इसको ध्यान से देखा है कि ये रिपीटेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे रिपीटेड था, ठीक है। अगर रिपीटेड आ जाए तो रैशनल, और अगर रिपीटेड ना हो तो इर्रेशनल। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई। इसी तरह पाई, पाई भी जो है ये भी इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3.1412 जो भी है, तो 3.14 मोस्टली बच्चों ने याद किया है, तो इसकी वैल्यू भी रिपीटेड नहीं है। रिपीटेड ना होने की वजह से ये इर्रेशनल है। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम ई को लेते हैं, ई जो है ये आइलर फॉर्म होती है बेटा, तो ये भी आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू 2.17 समथिंग होती है अप टू सो ऑन, तो ये भी इर्रेशनल। तो अब हमें पहचान की समझ आ गई रैशनल और इर्रेशनल की। रैशनल की दो पहचानें हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, फिनाइट होता है, नंबर फिनाइट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो भी रैशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर रिपीटेड होते हैं, किस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, सेम नंबर रिपीटेड, तो ये भी क्या होंगे, रैशनल होंगे। फिर इर्रेशनल का क्या बताया कि हम इसको p बाई क्यू में नहीं लिख सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होते और ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं बेटा, ये ना ही रिपीटेड। ये इसकी पहचान हो गई ये वाली, ठीक हो गया। इसकी पहचान ये हो गई कि पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट नहीं होती, जैसा कि यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। उम्मीद है समझ आ चुकी है, ना समझ आए वीडियो को बैक कर लेना, इंशाल्लाह समझ आएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो अभी एक्सरसाइज नहीं, अभी थोड़ी सी गपशप बाकी है, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बाकी है बेटा। अभी हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, फिर ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जरा टेंशन नहीं लेनी, आपको हर चीज़ बताएंगे, एक एक सवाल, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। बस आपने रहना मेरे साथ है पूरा साल, कहीं और नहीं भागना बेटा। तो जी मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है मेरे पास ये है बेटा कोलिजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है, मैं आपको ये दो तरीकों से बताऊंगा, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी। तो ये जी मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आप सबके सामने लिख दी है। तो ये प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से क्या होता है बेटा, अगर मैं a प्लस बी करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। रियल नंबर क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, आप कुछ भी कर लें तो हमारे पास जो आंसर है वो रियल नंबर ही आना है, लाजमी है। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूं, देखें ये मैंने आपको एडिशन के लिहाज से बताया, तो मैंने यहाँ पे एडिशन लिख दिया है। और अगर मैं आपको ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से बताऊं तो फिर क्या होगा, ए बी। अब इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है। तो मेरा भाई, मेरा बच्चा, हम हमारे बच्चे ही हैं बेटा, तो हम लोग अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास रियल नंबर आएगा। तो मैं अगर एडिशन की एग्जांपल लेता हूं 2 प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा 5। तो 5 जो है ये हमारे पास रियल नंबर है बेटा, तमाम नंबर्स रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हो गई एडिशन की। और अगर मल्टीप्लीकेशन की एग्जांपल दूं आपको, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जार 6, तो बेटा ये 6 भी किस में है, रियल नंबर में। तो कोई भी दो वैल्यूज लें, उसको प्लस करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर रियल नंबर आएगा। तो ये जी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा, मैंने आप सबके सामने लिखकर आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव। एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी देनी है, आप लोगों ने अपने रजिस्टर पर लाजमी नोट करना है। नेक्स्ट है मेरे पास कम्यूटेटिव, ठीक हो गया जी। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है,
आप लोगों ने साथ साथ लाजमी नोट करना है बेटा, ठीक है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है बेटा, अगर मैं आपको सबसे पहले एडिशन के लिहाज से देखें तो ये आएगी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर सेम आएगा। और अगर हम इस प्रॉपर्टी को बेटा मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखते हैं तो फिर क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी करें या b प्लस ए करें, 2+3 करें या 3+2 करें, आंसर तो 5 आना है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी बेटा एडिशन की। और अगर मैं आपको मल्टीप्लाई की एग्जाम्पल दूं, 2 × 3 करो या 3 × 2 करो तो आंसर 6 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी, वीडियो पॉज कर आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल नोट करनी है। तो थर्ड है जी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया जी। तो बच्चों साथ साथ पढ़ें, मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबके साथ हैं। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है जी, सबसे पहले मैं आपको एडिशन के लिहाज से अगर बताऊं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, तो ये जी हमारे पास एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी बन गई। वो कह रहा है कि अगर आप ए बी सी की जगह भी चेंज कर दो तब भी आंसर सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल A2 आ गया, B3 आ गया, C4 आ गया, A2 आ गया, B3 आ गया, C4 आ गया, ठीक है। 3+4 7, 7+2 9, 2+3 5, 5+4 9। तो हम अगर ए बी सी की जगह चेंज भी कर दें तो तब भी हमारे पास आंसर सेम रहना है। तो ये जी एडिशन की प्रॉपर्टी है, आप लोगों ने लाजमी नोट कर लेनी है वीडियो पॉज करके। ये मैंने आपको एग्जांपल जो बताई अभी रेस कर दी है, आप लोगों ने लाजमी नोट करनी है। नेक्स्ट है जी मेरे पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखूं इस प्रॉपर्टी को, तो ये किस तरह से, a मल्टीप्लाई बी सी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा बेटा, ए बी मल्टीप्लाई सी। ठीक हो गया जी। अगर आप यहां पे वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, 2 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो 3 4 आर 12, 12 2 आर 24, 2 3 आर 6, 6 4 आर 24। तो हमारे तो आंसर सेम आ रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ इस तरह से है, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इनकी जगह भी चेंज कर दें, चाहे प्लस में या चाहे मल्टीप्लाई में, तो तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है जी। तो मैंने एग्जाम्पल रेस कर दी, आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट करना है भाई, ठीक है ना, नोट कर लेना यार, जरा साथ साथ नोट कर लोगे, अभी से अगर पढ़ना शुरू करोगे साथ साथ नोट करोगे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से तैयारी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट है मेरे पास आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी। ठीक हो गया जी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर 0 के साथ ऐड करें तो आंसर ए ही आएगा। a प्लस 0 करें या 0 प्लस ए करें तो आंसर ए ही आएगा। 2 प्लस 0 करें तो आंसर 2 आएगा, या 0 प्लस 2 करें तो आंसर 2 आएगा। तो हमें समझ आ गई कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि बेटा 0 के साथ आप कोई भी नंबर ऐड करें तो आंसर सेम रहना है। तो a प्लस 0 इज इक्वल टू ए। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिहाज से हो गई, एडिशन के लिहाज से। और अगर हम इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से देखते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, a मल्टीप्लाई 1, हम 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आना है, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई a करें या a मल्टीप्लाई 1 करें तो आंसर हमारे पास a ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 करो तो 2 आएगा,
1 मल्टीप्लाई 2 करो तो 2 आएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो ये जी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब जी हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी, अल्लाह के हुक्म से अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं जी। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स, प्रॉपर्टी नंबर 5 इनवर्स जी, इनवर्स प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है जी, देखें कोई भी नंबर है, अब ये पॉजिटिव है ना, तो इसके साथ अगर आप नेगेटिव ए करेंगे तो आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, 2 के साथ अगर आप -2 लगाएंगे तब जाके आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये 0 भी हमारे पास क्या है बेटा, रियल नंबर है, ठीक है। a प्लस माइनस ए करें या -a प्लस ए करें तो तब भी आंसर 0 ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई एडिशन के लिहाज से। और अगर हम इसकी एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें, देखिए मैं यहाँ पे एडिशन लिख रहा हूँ, आप सब लोगों ने बेटा लाजमी साथ साथ नोट करना है जी, नोट करना है। फिर से कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर a है और मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1/a के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा, 1/2, तो तब आंसर 1 आ जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो जो भी वैल्यू है अगर हम उसका इनवर्स लें तो आंसर 1 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन में। और एडिशन में क्या है, कोई भी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बेटा ये हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर थी। अब नेक्स्ट एक दो प्रॉपर्टीज और हैं जो कि हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, उसको देखते हैं फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स अब हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हैं। ये प्रॉपर्टीज भी आप लोगों ने लाजमी अपने जहन में रखनी है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज भी बन सकता है और नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में यहाँ से क्वेश्चन भी मौजूद होगा, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे आपका रिफ्लेक्ट पड़ता है, जैसे आप शीशे में देखते हैं ना तो कौन नजर आएगा शीशे में, आप खुद ही अपने आप को देखेंगे। तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से हम ले सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2। अगर 2 है तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल, ये जो उल्टा ए है इसका मतलब होता है फॉर ऑल, तमाम नंबर्स। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए जो है रियल नंबर में बिलोंग करेगा। रियल नंबर, तमाम नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए, जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर 2 है तो आंसर 2 ही आएगा। 3 है तो वो 3 के बराबर ही होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, ए बी जो है ये दो नंबर्स हैं और ये दोनों नंबर बिलोंग करेंगे रियल नंबर में, ठीक है। अगर ए बराबर है बी के तो फिर बी किसके बराबर होगा, ए के। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2 बराबर है 3 के तो बेटा फिर 3 किसके बराबर होगा, 2 के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। अगर ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, ठीक है, तो फिर ए किसके बराबर होगा, सी के, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है बेटा, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, अब जी आपको इसकी एग्जाम्पल देते हैं ट्रांजिटिव की। देखें अगर 2 बराबर है 3 के और बेटा 3 बराबर है 4 के, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखी, ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, ठीक है। तो फिर ए किसके बराबर होगा, सी के। तो अगर 2 बराबर है 3 के और 3 बराबर है 4 के तो फिर 2 किसके बराबर होगा बेटा, 4 के बराबर होगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है जी, ए बी सी जो है ये तीनों रियल नंबर में ही बिलोंग करेंगे। अगर ए और बी बराबर है तो फिर हमने क्या करना है, दोनों साइड पर एक खास नंबर हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसकी एग्जाम्पल दूं, किस तरह से दूंगा, देखें दो नंबर हैं 2 और 4। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर 1 ऐड कर रहे हैं तो फिर राइट हैंड साइड पर भी आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, 1।
तो दोनों साइड पर एक ही नंबर ऐड करने से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिल जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ए बी सी बिलोंग कर रहा है बेटा रियल नंबर में, तो अगर ए और बी बराबर है तो दोनों साइड पर हम एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये जी 2 4 के बराबर है, तो मैं दोनों साइड पर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, एक साइड पर मल्टीप्लाई नहीं, दोनों साइड पर। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है मेरे पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन में क्या होता है बेटा, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जी आपको समझाते हैं। देखें, अगर 2 प्लस 3 है और दूसरी साइड पे 3 प्लस 4 है, ठीक है, तो 2 प्लस 3 इस साइड पे आके -3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 इज इक्वल टू 4। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन क्या है जी, ए बी सी 3 नंबर्स हैं और ये तीनों नंबर रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। ए सी बराबर है बी सी के, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, बी के। समझ नहीं आई, अभी बताते हैं आपको। अब मैं आपको जी इसकी एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। इसकी एग्जांपल, ये आपने एग्जांपल साथ साथ क्लास में नोट कर लेनी है। ए सी बराबर है बी सी के, 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर है 3 मल्टीप्लाई 4 के। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ये आपने अपने जहन में रखनी है। नेक्स्ट एक मैं यहाँ पे आपको पेज शो कर रहा हूँ बेटा, ये है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज हैं, इनइक्वालिटीज लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको शो हो रही है यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन बी है, बी ग्रेटर देन सी है, तो फिर ए ग्रेटर देन किसके होगा, सी के। मतलब अगर ए बराबर है बी के और फिर बी बराबर है ए के, ये तो हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या था, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी हो गया। अगर मैं इसको इनइक्वालिटी में देखूं, ए ग्रेटर देन बी हो जाए, बी ग्रेटर देन सी है। मैं अब आपको इनइक्वालिटी बता रहा हूं। इनइक्वालिटी क्या होता है बेटा, लेस देन और ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन हो गया और ये लेस देन हो गया। ठीक है, तो इस तरह का जो साइन है ये इनइक्वालिटी का साइन कहलाता है। तो मैं आपको अगर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इनइक्वालिटी में लेके जाऊं तो क्या होगा, देखें, ये a इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ ग्रेटर भी आ सकता है और लेस भी आ सकता है। a ग्रेटर देन b, देखें b इज इक्वल टू सी है, b ग्रेटर देन सी। अगर a ग्रेटर देन b है और b ग्रेटर देन c है तो फिर a ग्रेटर देन c होगा। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमने किस में देख ली, इनइक्वालिटी में देख ली। इसी तरह बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं हम यहाँ पर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं। आपने यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टी याद कर लेनी है, पहले 3 प्रॉपर्टी याद करने काफ़ी है। मैं यहाँ पे आपको पेज शो करवा रहा हूँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आप लोग ये प्रॉपर्टीज याद कर लें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा और मेहनत करनी है जी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को याद है कि मैंने आपको फर्स्ट कंसेप्ट रैशनल और इरैशनल नंबर का दिया था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है बेटा रिकरिंग और दूसरा होती है टर्मिनेटिंग। रिकरिंग को हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, ये रैशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि नंबर्स फिनाइट होते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर बेटा रिपीटेड होते हैं, जैसे 36 36 36 अप टू सो ऑन 36। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये रेशनल नंबर की 2 टाइप्स हैं जहां से हम अंदाजा करते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। और इरैशनल नंबर वो नंबर होता है जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता और जो रिपीटेड भी नहीं होता और इनफिनाइट होता है, उसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, इरैशनल नंबर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है
हमने इसकी पहचान करनी है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कर लिया है। देखें क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है 2.353535। अगर हम इसको ध्यान से देखें, सबसे पहले आपने देखा कि सर ये तो रिपीटेड नंबर हैं। आप लोग मुझे बता रहे हैं कि सर ये तो रिपीटेड नंबर हैं, ये रिपीटेड हैं तो ये होंगे रैशनल नंबर। अब ये कौन सी टाइप होगी? तो बेटा ये फिनाइट हैं, इसको हम काउंट कर सकते हैं। 35 35 35 इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये इनफिनाइट नहीं है। तो जब हम इसको काउंट कर सकते हैं तो ये टर्मिनेटिंग है। रैशनल नंबर की कौन सी टाइप है बेटा? टर्मिनेटिंग है। अगर ये इनफिनाइट होती, अप टू सो ऑन होता, तो फिर ये होता रैशनल नंबर ही, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर है, इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 2.353535 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट देखें सेकंड पार्ट, 0.6 के ऊपर बार है। इस बार का मतलब ये होता है कि ये 6 कॉन्टिन्यू है इनफिनाइट तक। तो मैंने लिखा 0.6666 अप टू सो ऑन, ये कॉन्टिन्यू है ना। अब देखिए ये 666 ये नंबर रिपीट हो रहा है और ये नंबर रिपीट हो रहा है इनफिनाइट तक, तो ये है रैशनल नंबर ही। लेकिन कौन सी टाइप है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटेड में नंबर रिपीटेड होते हैं और इनफिनाइट होते हैं। तो इसकी मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी? 0.666 इज अ रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर। बात की समझ आ गई। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, 2.236067 अप टू सो ऑन। अब देखें ये ना टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जिसको हम काउंट कर सके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर और इनफिनाइट नंबर। तो ये ना टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये फिर क्या हुआ? ये इर्रेशनल नंबर हो गया। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी? दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल नंबर। तो ये इर्रेशनल नंबर इसलिए हुआ क्योंकि ये ना टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। बात क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4 है, √7 है। √7 मैंने लिखा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 49 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट जिसको आप बोलते हैं, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है आ जाए, 16 का स्क्वायर रूट आ जाए 4 होता है, तो ये इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। अब 7 का स्क्वायर रूट तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये क्या है बेटा? इर्रेशनल नंबर है। समझ आ गई बात की? नेक्स्ट देखें ई। अब उसने लिखा हुआ है ई, मैंने यहाँ ई की वैल्यू लिख दी 2.718281। अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू ना टर्मिनेटिंग है ना नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग इसको हम काउंट कर सके, नॉन टर्मिनेटिंग सेम लेकिन इनफिनाइट। तो ये ना नॉन टर्मिनेटिंग है ना ही क्या है? टर्मिनेटिंग। तो इस वजह से ये क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। रैशनल के लिए आपने दो चीजें देखनी है, कौन कौन सी? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, बस। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी स्टेटमेंट आपने ये वाली लिखनी है जो मैंने यहां लिखी हुई है, दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल नंबर। ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है, दिस नंबर इज नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग, देयरफॉर इट इज इर्रेशनल नंबर। सेम यही पाई है बेटा, पाई की वैल्यू है 3.14159 अप टू सो ऑन है। तो ये भी ना टर्मिनेटिंग है ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसको ना हम काउंट कर सकते हैं ना ही नंबर रिपीटेड है, इस वजह से ये भी क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। 5 + √11 पार्ट नंबर 7। आंसर में क्या लिखा? 5 इज रैशनल नंबर। 5 तो रैशनल नंबर है ना, 5 को तो हम काउंट कर सकते हैं। कौन सा रैशनल नंबर है? टर्मिनेटिंग वाला, फिनाइट वाला। इसके बाद क्या लिखा? एंड
√11 इज इरेशनल। √11 इज जो है ये इरेशनल नंबर है। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे √11 लें तो आंसर इनफिनाइट आएगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेटा फिर स्टेटमेंट क्या लिखी, अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, 5 रैशनल है, √11 इरेशनल है, तो फिर स्टेटमेंट क्या होगी? द सम ऑफ, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, नोट कर लेना। द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। एमसीक्यूज में पूछते हैं कि भाई आप हमें बताओ कि अगर दो नंबर हों और जिसका सम हो रैशनल और इरेशनल, तो वो क्या होंगे? वो रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे? तो बेटा वो इरेशनल ही होंगे, ठीक है। स्टेटमेंट की समझ आई? द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर 5 प्लस √11 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दी और मैंने नीचे ये भी बता दिया कि ये इरेशनल नंबर है, लास्ट में नोट कर लेना, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है √3 प्लस √13। अब √3 भी इरेशनल है, √13 भी इरेशनल है। स्टेटमेंट क्या बन गई? बोथ आर इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर है, √3 भी √13 भी, देयरफॉर √3 प्लस √13 इज इरेशनल नंबर। तो बात क्लियर हो गई, हमें समझ आ गई। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 9, 15/4। तो इसके आंसर में क्या लिखा? ये जो है किस फॉर्म में है बेटा? p/q की फॉर्म में है। 15/4 p/q की फॉर्म में है। डिवाइड करके देख लो, फिर भी फिनाइट आएगा, आप लोग उसको काउंट कर सकते हो। देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर, ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। लास्ट पार्ट है अब हमारे पास, पार्ट नंबर 10, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसे है? अगर मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊं, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4, माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया √2 का स्क्वायर, तो बेटा 4 स्क्वायर से √ कट गया -2, 4 - 2 क्या आ गया? 2 आंसर आ गया। तो ये 2 जो है ये रैशनल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग मैंने आपको समझाया था, तो इसलिए ये नंबर रैशनल है। अब आप पूछोगे सर ये वाली फॉर्म की समझ नहीं आई। देखो यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर फार्मूला भूल जाए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई माइनस, √2 को √2 से मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जी, हमें समझ आ चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको हमें कॉपी पे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये स्केल की मदद से एंगल्स बनाने हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह बोर्ड पे करेंगे। आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, कॉपी पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। नंबर 2 हमने कॉपी पे करना, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो स्केल की मदद से ना आप लोगों ने सीधी लाइन लगानी है। पहले मैंने जी पार्ट नंबर 1 यहाँ पे राइट कर लिया है। पार्ट नंबर 1 है मेरे पास √2। स्केल आपके पास मौजूद है, छोटा स्केल आपके पास मौजूद होगा बेटा। आप लोगों ने क्या करना है, एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन लगा लें, जितनी मर्ज़ी बड़ी लगा लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपने ना बराबर गैप रखना है बेटा, इसका जो डिस्टेंस है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप देखें यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ये 2 हो गया। देखें ये फिर 3 पे, फिर इसी तरह 4, इसी तरह 5, 6, 7, 8। हम इसको 0, 1, 2, 3 बाद में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये बस ये है कि हमें डिस्टेंस बराबर मिल जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो हमने स्केल की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से डिस्टेंस बना लेने हैं। अब आप सबको पता है कि नंबर लाइन के एक साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और एक साइड पे नेगेटिव होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग 0 यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 0, ठीक है, तो ये हमारा 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4,
इसी तरह यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, लेकिन नेगेटिव में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले नंबर ले लेने क्योंकि क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने देखें स्क्वायर रूट 2 को कैलकुलेटर पे निकालना है। तो कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू आती है 1.41। इस तरह की वैल्यू आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगी। एक सेकंड ज़रा मैं कैलकुलेटर उठाता हूँ। ये जी मैंने कैलकुलेटर उठा लिया बेटा। कैलकुलेटर पे आप लोगों ने क्या करना है, देखें ये कैलकुलेटर है ना आपके पास, आपने ये स्क्वायर रूट का बटन, ये 2 और ये आंसर पॉइंट में निकाल लेना है। तो ये आंसर आ जाएगा 1.41। ठीक है, तो अब देखें जी ये 1.41 है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू देखें 1 है, तो 1 पे इस तरह से हमने डॉट लगा लेना है और अब हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल जैसे 90 का एंगल होता है ना, उसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल बेटा स्ट्रेट लाइन जी हमने ड्रॉ कर ली है। ठीक हो गया जी। अब ये जितनी मर्जी ड्रॉ करें कोई मसला नहीं है। 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस यहाँ 1 है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, प्रकार उठानी है। ये प्रकार आपके पास मौजूद है, आपके पास होनी चाहिए बेटा पेपर में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो यहाँ पे 0 पे आपने प्रकार रखनी है और इसको 1 तक आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक आपने इसको ओपन करना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 1 के ऊपर प्रकार रख के इस तरह से, 1 के ऊपर प्रकार रख के इस तरह से ये रे आपने लगा देनी। ठीक हो गया जी, ये रे आपको नज़र आ रही होगी। 0 से लेकर 1 तक ये प्रकार खोलनी है और 1 के ऊपर रख के रे लगा देनी है। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, 0 को और जो रे वाला जहाँ पे रे लगी है ना वहाँ तक आपने इसको आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, कोशिश करनी है कि एग्जैक्ट लाइन लग जाए तो बेस्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं वो सीधी लाइन लगाते हैं, बिल्कुल मेरी जैसी लाइन नहीं लगाते। तो देखें बेटा, ये हमने यहाँ पर एक पॉइंट से लेकर रे से लेकर यहाँ तक हमने अपनी लाइन को मिला दिया। ठीक है, अब अगर ये 0 से 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा हमारे पास, 1 ही होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये जो है ना, ये ट्राई एंगल होती है, ये क्या होती है बेटा, ट्राई एंगल होती है। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये हमारी बेस होती है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज होता है। ये आप लोग जी पहले भी पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा। अब ये हमारे पास एक फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये तो हमारे पास है ही नहीं, तो हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम बेस कहते हैं, तो ये हमारे पास बेस हो गया। ये हमारे पास क्या है, बेस है। तो 0 से लेके 1 तक का बेस 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और ये जो है ये परपेंडिकुलर है हमारे पास, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दोनों तरफ अंडर रूट लिया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आ गया। तो ये जी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास अंडर रूट 2 आ चुका है। बात की समझ आइए। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अब आपने दोबारा से प्रकार उठानी है बेटा। अब आपने क्या करना है, ये आपने अब डिस्टेंस चेक कर लेना है। 0 से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस आप लोगों ने चेक कर लेना है, ये डिस्टेंस आप लोगों ने लाजमी ले लेना है बेटा। 0 से लेकर यहाँ तक का, इस पॉइंट तक का, देखें जी ठीक होगा, जहाँ पे ये रे क्रॉसिंग हो रही है, मैंने ये डिस्टेंस लिया है। अब आपने क्या करना है, इस 0 के ऊपर ये रखनी है बेटा, प्रकार रखनी है इस 0 के ऊपर इस तरह से, और आपने इस तरह से ये एक रे लगा देनी है। ठीक हो गया जी, इसको आपने घुमा देना है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा। 0 के ऊपर प्रकार रख के आपने इस तरह से ये इसको पेंसिल को यूँ घुमा देना है, तो ये एक आपके पास रे बन जाएगी। ठीक है, असल में ये जो रे हमारे पास रे बनी है, अभी आपको नज़र भी आ रही होगी, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो ये हमने इसको बनाना था जी। यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है ये अंडर रूट 2 है, जिसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 की आप सबको समझ आ चुकी है।
पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमें क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 2 जनाब, पार्ट नंबर 2 है स्क्वायर रूट 3। ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले वही काम करना है। कौन सा काम? पुराना काम है ना। सबसे पहले आपने ये स्केल उठा लेना है। तो मैंने जी स्केल उठा लिया। आप लोगों ने अब क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। तो आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन सेंटीमीटर वाली साइड ले लें आप लोग, ठीक है। तो सेंटीमीटर वाली लाइन लेकर आप लोगों ने बच्चों एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती है, ठीक है। तो मैंने भी ये स्ट्रेट लाइन जी आप सबके सामने लगा दी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाकर अब आपने इसका डिस्टेंस लेना है। देखें ये 1 है ना, तो 1 यहाँ पे बन रहा है, इससे ना डिस्टेंस बराबर आएगा। ये 2 है ना, देखें स्केल पे रजिस्टर पे बनाने का यही है कि मैंने आपको ये डिस्टेंस बराबर लेके दिखाना है। तो वाइट बोर्ड पे ये डिस्टेंस बराबर नहीं आता। तो ये 2 हो गया बेटा, ये क्या हो गया? 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया हमारे पास। इसके बाद जी इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस बराबर मिल जाएगा, जहाँ से मर्जी ले लेंगे, ठीक है। एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव। अगर हम यहाँ से 0 लेते हैं तो इस साइड पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव होंगे 0 से इस साइड पे। तो अब हमने सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेनी है। अच्छा ये √3 है ना, तो √3 अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं ना, कैलकुलेटर पे सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये अंडर रूट आ गया, ये 3 आ गया हमारे पास। ओके किया, पॉइंट में निकाला SD का बटन दबा के, तो 1.73 आ रहा है। 1.73 हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, 1.73। तो सबसे पहले ना पॉइंट से पहले वाली ये जो वैल्यू है ये 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 पॉइंट ले लेना है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अब हमने इस 1 के ऊपर स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, जहाँ तक मर्जी लगा लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ तक जी हमने स्ट्रेट लाइन लगा ली, ये 1 आ गया। तो 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस ये 1 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आप लोगों ने प्रकार ओपन करनी है और 0 से लेके 1 तक का डिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ तक इसको ओपन कर लेना है, ठीक हो गया जी। तो अब आपने इस 1 के ऊपर प्रकार रखनी है और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, आपने एक रे लगा देनी है। ये जी मैंने आपको रे लगा के दिखा दी है। अब आपने क्या करना है बेटा, इन दोनों को 0 के साथ इसको मिला देना है। ये जी मैं इसको 0 के साथ मिला रहा हूँ, देखें जी। कोई यार कोई मुश्किल नहीं है मेरे भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया जी हमारे पास 0 से 1 आ गया, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो ये पॉइंट भी हमारे पास 1 नहीं होगा। अब हमने ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है सबसे पहले, तो ये वही तरीका है। तो हाइपोटेन्यूज आप सबको पता है कि सर ये भी 1 है तो ये भी 1 है, ये √2 आएगा। ये जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपको बेटा सॉल्व तो करना है ना, ये नहीं है कि पिछला क्वेश्चन है या जो भी है। परपेंडिकुलर 1 हो गया, बेस भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आ गई वो √2 आ गई। तो यहाँ पे हमने √2 लिख दिया, यहाँ पे ये डिस्टेंस आ गया √2। अब यहाँ तक बात क्लियर है, हमें चाहिए √3 चाहिए हमें। तो फिर अब हमने क्या करना है, हमने बेटा D ले लेनी है। अब D आप सबके पास मौजूद होगी, ये है जी D, ठीक है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये D मौजूद होती है। आपने क्या करना है, इस तरह से इसको रखना है और ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये वाली रेड लाइन, इसके ऊपर ये वाली लाइन आनी चाहिए। तो बेटा ये आपने इस तरह से इसको एज पे ले आना है। तो देखिए ये जो 90 का एंगल है ये हमारे पास बन रहा है यहाँ पर, इस जगह पर ये 90 का एंगल देखें अगर आप लोग ध्यान से। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसको मिलाना है। देखें जी यहाँ पर ये देखें, ये देखें ये 90 का मैंने एंगल यहाँ बना दिया है। हमने √3 बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इस तरह से प्रकार रखकर 90 का एंगल आपने बना लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये पॉइंट ये लगा हुआ है यहाँ पे, 90 का एंगल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को देखते हुए ना
स्केल की मदद से, स्केल जी आप सबके पास मौजूद है, ठीक है, स्केल आप सबके पास मौजूद है। आपने क्या करना है, आप देखना है कि ये 90 का एंगल देखें जी, मैंने इस पॉइंट पर रख के ये लाइन लगानी है, आप लोग भी लगा लेंगे जी। तो ये इस तरह से हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है जी। ज़रूरी नहीं है कि वो पॉइंट तक लेके जाएं, पॉइंट तक ये है कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने इस डायरेक्शन में ये 90 का एंगल बना देना है। तो ये जी हमने यहाँ तक 90 का एंगल बना दिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट ज़रा बात को समझना है, प्रकार लेनी है, फिर वही काम करना है, 0 से लेकर 1 तक इसको आपने ओपन कर लेना है, एडजस्ट कर लेना है। देखें जैसे ये मैंने किया हुआ है बेटा, 0 से लेकर 1 तक इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रकार रखनी है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक रे लगा देनी है, जैसा कि मैंने आप सबके सामने लगा दिया, ठीक है। तो ये रे लगा दी 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 1 है। अब जब मैंने रे लगा दी है, अब मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है जो कि 90 का ही बनेगी, लेकिन इस पॉइंट से ही पास होगी, ठीक है बेटा। तो ये जो है हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, अब ये जो लाइन बनी है असल में ये अब हमारे पास √3 है, ये हमारे पास क्या है बेटा, √3 है। अब हमने क्या करना है, इतना डिस्टेंस ओपन कर लेना है, इतना 0 पे रखकर यहाँ तक जितना भी बन रही है ये 0 पे रख के बेटा यहाँ तक इसको आपने प्रकार को ओपन कर लेना है। बात की समझ आई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ 0 पे रखना है और यहाँ पर एक इस तरह से ये आपका बन जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ पर हमारा पॉइंट मिल जाएगा, 0 से रखकर यहाँ तक आपने प्रकार ओपन कर ली, फिर यहाँ से आपने बेटा इसको लगाना है, ओहो, ठीक है। तो ये अब मैं रेज़र लेके आता हूँ, बस एक सेकंड में रेज़र लेके आता हूँ जी। तो जनाब देखें मैंने रेज कर दिया, जो थोड़ा सा ब्लेंडर हुआ था अभी हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार को ओपन कर लिया। इसके बाद आप लोगों ने 0 पे पॉइंट रख के, नज़र तो आपको क्लियर ही आ रहा है, कॉपी में समझाने का यही मकसद है। अब आपने यहाँ पे एक रे लगानी है, वो जो रे होगी ना वो आपको √3 तक पहुँचा देगी। ये देखें जी, यहाँ तक इस लाइन तक जी आपने ये रे लगा देनी है। तो ये बेटा आपको √3 तक पहुंचा चुकी है। ये जो पॉइंट अब बना है यहाँ पर, जो ये रे बनी है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास √3 है। तो जी मैंने यहाँ पे √3 लिख दिया है। तो उम्मीद है जी आप सबको अभी सेकंड पार्ट की भी समझ आ गई है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 और 2 हम लोग कॉपी पे देख चुके हैं, वहाँ पे समझाना बहुत ज़रूरी था, वो थोड़ा टेक्निकल पार्ट्स थे दोनों। पार्ट नंबर 3 और 4 तो हलवा पार्ट्स हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 मैं लिख चुका हूँ 4 1/3। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एक नंबर लाइन ले लेनी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव की तरफ आप ले लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और आगे भी हमें पॉइंट चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ आगे हमें पॉइंट्स क्यों चाहिए, ठीक है। अभी आपको सारी समझ आ जाएगी। 4 आ जाएगा, 5 और 6 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे +4 है, तो ये हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा +4 का, ठीक है। अब ये जो 3 है, इस 3 का मतलब है 4 से लेकर 5 तक हमने इसके कितने हिस्से करने हैं, 3 हिस्से करने हैं। तो फिर हमें 2 लाइनें लगा देनी है इसके दरमियान में, 4 और 5 के दरमियान में हमें बेटा 2 लाइनें लगा देनी है। एक लाइन ये लगा दी मैंने, एक लाइन मैंने ये लगा दी। इसके अब 3 हिस्से बन गए हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। पहले आपने नीचे वाली वैल्यू देखनी है, ठीक है। 3 है ना, तो इसके आपने 3 हिस्से बना दिए हैं। अब ऊपर 1 है, तो यहाँ पर ये पॉइंट, ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये पॉइंट बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 1/3। तो ये हमें इसका पॉइंट मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया जनाब। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट पार्ट है -2 1/7। पार्ट नंबर 4 है -2 1/7, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह एक नंबर लाइन लगा लेनी है। ये लें जी, नंबर लाइन लगा ली। अब यहाँ पर क्या आ गया बेटा, ये नेगेटिव है, तो अब हम इस साइड पे जाएंगे, 0 -1 -2 -3 -4,
ठीक हो गया। अब देखिए -2 है तो ये हमें -2 मिल गया है। अब 7 है, 7 है तो हमने इसके 6 लाइनें लगा देनी है तो हमारे पास 7 हिस्से मिल जाएंगे। अब जाहिर बात है अंदाजे से ही लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। ये जी हमने यहाँ पे 6 लाइनें लगा दी हैं। अब ये इसके 7 हिस्से बन गए। आपने डिवाइड वाली वैल्यू देखिए 7, तो उसके उससे एक वैल्यू कम आपने लाइनें लगा देनी है। तो हमने जी यहाँ पे 6 लाइनें लगा दी। अब ऊपर देखें 1 है, 1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा -2 1/7। तो ये जी हमें यहाँ पर इस नंबर लाइन के ऊपर हमने इसको ड्रॉ कर दी है। नेक्स्ट देखेंगे 5/8। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 5, 5/8। ठीक है, तो अब आपने यहां भी क्या करना है बेटा, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब 5 और 8 है और यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। देखिए अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, बच्चे हैं ना छोटे। अब यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है ना, जैसे यहाँ पे वैल्यू थी 4 तो हम 4 तक गए, यहाँ -2 थी तो -2 तक गए। अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट्स चाहिए, एक 0 चाहिए और एक 1 तक हम ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 8 है तो हमें इसके 8 हिस्से बनाने हैं। मतलब यहाँ पे हमें 7 लाइंस लगानी है, 0 और 1 के दरमियान 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जी हमने 0 और 1 के दरमियान 7 लाइंस लगाई हैं नीचे वाली वैल्यू को देख के। अब ऊपर 5 है, ऊपर क्या है 5, तो 0 हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा जनाब, तो ये हो जाएगा 5/8। तो बात क्लियर हो गई। तो नेक्स्ट देखेंगे 2 3/4, लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है 2 3/4। नंबर लाइन को जी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अब आपका हो गया। तो सबसे पहले स्केल की मदद से आपने लाइंस लगा लेनी है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, जितने मर्जी वैल्यूज लिख लें कोई मसला नहीं है। ठीक है, 2 है तो हमारी ये पोजीशन हो गई, तो ये हमारी 2 है। तो देखिए ना, सबसे पहले आपने इसको देखना है 2 को। अब डिवाइड में देखें 4 है, 4 है तो हमें इसके पार्ट्स बना लेने हैं 4। तो हमें यहाँ पर 3 लाइनें लगानी है, 1 2 3। तो ये जी इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा यहाँ 4 है ना, यहाँ जितनी भी वैल्यूज होंगी उससे एक वैल्यू कम लाइनें लगानी है। अब यहाँ पे ऊपर है 3, तो 1 2 3। तो ये जी हमारा इस पार्ट पे ये हमारा पॉइंट बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 3/4। तो ये कंप्लीट हो गया जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको मैं रेस कर रहा हूँ, आप लोगों ने, मैं साइड पे हो गया हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो पॉज करके सबसे पहले इसको नोट कर लेना बेटा, लाजमी साथ साथ नोट करें। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आपने नोट करना है और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाना है। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ, बल्कि कर दिया है, यहाँ पे लिख भी दिया क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 1 क्या कह रहा है जी, 0.4 बार। पार्ट नंबर 1 0.4 बार। अब इस बार का क्या मतलब है कि, अच्छा सबसे पहले तो आप लोग इसको लेट कर लें किसी भी चीज के इक्वल, मैं इसको x के इक्वल लेट कर रहा हूँ। अब इस बार का क्या मतलब है बेटा, ये बार जो है ये नंबर कंटिन्यू रखता है, 4 के ऊपर बार है ना, तो 4 4 4 अप टू सो ऑन। बात की समझ आई है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो मैंने यहां पे लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। तो हम लोग जी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू है। अगर दो वैल्यूज होती तो 100 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो अब हमने इसको बोथ साइड पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10x 0.444, जितने मर्जी 4 लिख लें कोई मसला नहीं है। तो बेटा जितने मर्जी 4 लिख लें कोई मसला नहीं है। तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसका जो आंसर है ये तो आ जाएगा बेटा 10x आ जाएगा। इसको जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा 10 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 4.444
अप टू सो ऑन। बात की समझ आई है? आप अपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। मैं इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का और इसको नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। बात क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक समझ नहीं आई तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, वीडियो बैक करनी है और फिर दोबारा से समझना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। अब जरा बात को समझना है, ये 2 है, ये 1 है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10x माइनस एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 10x माइनस एक्स। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 2 की और इसकी लेफ्ट हैंड साइड x है। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसकी राइट हैंड साइड 4.444, जितने मर्जी 4 लगा लें अप टू सो ऑन। हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड 0.4444 अप टू सो ऑन। तो बेटा ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। बात यहां तक समझ आ चुकी है? 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 9x हो जाएगा। आप लोग अपने अपने कैलकुलेटर पे लिखें 4.444 माइनस 0.444, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। अब ये 9 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 4/9 p/q की फॉर्म में। तो हमने इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 0.4 बार है, सबसे पहले x के इक्वल, फिर दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू है। इसके बाद बेटा क्या करना है, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2 कर दी, हमारे पास आंसर आ गया। समझ ना आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना बेटा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि है 0.37 बार। देखें जी सेकंड पार्ट है, आप सबकी बुक पर मौजूद है 0.37 और 37 के ऊपर बार मौजूद है। तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेने, सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल लेट कर लेने। ये आपका बेटा पहला स्टेप होगा। कोई भी क्वेश्चन है इसका पहला स्टेप आपके पास ये होना है 0.37 बार। x इज इक्वल टू हो जाएगा, इस बार का मतलब है कि हमने इसको इनफिनाइट तक लिख देना है, 373737 अप टू सो ऑन। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, पॉइंट के बाद यहाँ दो वैल्यूज हैं, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू होगी तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर मैंने अब यहाँ पर क्या लिख देना है, मैंने यहाँ लिख देना है मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड। तो बेटा दोनों साइड्स पर मैं इसको 100 से क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह आ जाएगा, 100x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई 100। तो मैंने बोथ साइड पर 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट देखें क्या हो रहा है, नेक्स्ट यहाँ लिखा मैंने 100x इज इक्वल टू, अब मुझे इस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं अपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आपके पास भी यही आएगा, 37.373737 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी। तो आप लोगों ने अपने कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बच्चों, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। देखें जी मैं जरा साइड पे हो रहा हूं, आप लोगों ने क्या करना है, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है बेटा, लाजमी नोट करना है, ठीक है। नोट मेरे साथ साथ करना है, ऐसे फ्री नहीं बैठना। इक्वेशन 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा,
100x माइनस एक्स, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट करने, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो 37 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। फिर माइनस 0.37 अप टू सो ऑन। तो बच्चों लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ मैंने क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां तक जी अब आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो रहा है, 100x माइनस एक्स, इसको मैं करने वाला हूं 99x करने वाला हूं, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दूंगा, 37.3737 अप टू सो ऑन और 0.3737 अप टू सो ऑन। अपने अपने कैलकुलेटर पे आपने इसको माइनस करना है, तो आंसर आ जाएगा 37, ठीक हो गया। 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 99 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, ठीक हो गया जी। अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है 0.21। थर्ड पार्ट है बेटा 0.21 और उसके ऊपर हमारे पास क्या मौजूद है, बार मौजूद है। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, इसको लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार, ठीक है जनाब। अब नेक्स्ट देखें हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट यही स्टेप करना है कि 0.21 को हमने अप टू सो ऑन तक कर लेना है, 21 जितने मर्जी 21 लिखें। अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास दो वैल्यूज है ना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो मैंने यहां लिखा मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, तो हम लोग जी इसको दोनों साइड पर 100 के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 100x हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 0.21 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई 100। तो जनाब जी हम इसको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है, 100x इज इक्वल टू, इसको आप जब कैलकुलेटर पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21 अप टू सो, ठीक है जी। तो ये सारे सवाल एक जैसे ही है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो बेटा बैकग्राउंड नॉइस अगर कोई आ रही है तो उसको इग्नोर करें फिलहाल। तो अभी यहाँ पे समझें जरा, इसको ध्यान से देखें, मुझे पता है आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं भी हो रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ, राइट हैंड को राइट हैंड के साथ। तो क्या लिख रहा हूं यहां पर, 21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 अप टू सो ऑन, ठीक है जी। तो 100x माइनस एक्स और इस वैल्यू को इसके साथ माइनस कर देना है। तो 100x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस करके 21 बच जाएगा। आप सब लोग अपने कैलकुलेटर पे इसको कर सकते हैं बेटा। अब यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, 99 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का जी। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट था जी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। हमने प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं, प्रॉपर्टीज में आपको पहले ही समझा चुका हूं। देखें जी, पार्ट नंबर 1 है a+4+b है, यहाँ पर a+4+b है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर आप लोग बैक पर देखें तो मैंने आपको बड़े क्लियर समझाई है, एग्जाम्पल देख कर समझाया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है बेटा। इस तरह की प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसके बीच में प्लस है ना, तो मैंने लिखा विद रिस्पेक्ट टू
एडिशन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम अगर अपना सेकंड पार्ट देखें, और वो भी ध्यान से देखना है बेटा, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, ये प्रॉपर्टी जो मैंने पहले शुरू में बताई है ना, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बार रिवाइज करनी है लाजमी, ठीक है बेटा, मेरे कहने पर आपने उसको लाजमी रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा। तो आप लोगों ने क्या लिख दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया जी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये लिखना जरूरी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये है एडिटिव इनवर्स, जिससे आंसर क्या आता है बेटा, 0 आता है। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको समझाया था ना कि माइनस ए है, तो अगर प्लस ए करेंगे तो आंसर 0 आएगा, और अगर प्लस ए है तो माइनस ए करेंगे तो तब भी आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो इसको हम एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। अब देखिए, ये ए जो है ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखना है, लेफ्ट, ए लेफ्ट पे है, अगर ए यहां होता तो फिर राइट होती। तो ये है बेटा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखा ना, ए इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी प्लस ए सी बना रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ए को हम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बीच में ऐड भी है, ओवर एडिशन लिखती है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये पार्ट नंबर 5 है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जनाब। तो ये किस तरह से थी, आपके पास कोई भी नंबर है, अगर आप उसको 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। तो ये बेटा हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। इस प्रॉपर्टी में क्या था कि आप a को किसी भी वैल्यू से, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करें, किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर दोबारा से वही आता है बेटा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहां तक जी मेरे ख्याल से आप सबको समझ आ चुकी है। अब नेक्स्ट देखो, ये कौन सी है भला, 458, फिर वही 458। तो ये कौन सी है, एसोसिएटिव है। ये एडिशन के लिहाज से थी और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। तो मैंने यहां लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पूरा लिख लेना है आपने। ए बी इज इक्वल टू बी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया जी। तो क्या लिख दिया हमने, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया जनाब। तो आपने मल्टीप्लिकेशन के स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। अब मैं साइड पे हो चुका हूँ, वीडियो पॉज करके लाजमी नोट करते जाओ, ठीक है। तो आपने ये लाजमी नोट करना है बेटा, वीडियो पॉज करनी है, मेरे साथ साथ नोट करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारे पास। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है जी। तो डस्टर भी है मेरे पास, कुछ बच्चे अभी आप लोग नए आ रहे हैं, मैं डस्टर से इसलिए साफ नहीं करता, वो बोर्ड पे ना फिर निशान छोड़ देता है बेटा, तो उससे ना मज़ा नहीं आता फिर।
तो चलें जी, डन कर दिया मैंने इसको। लिखें जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने प्रॉपर्टीज के नाम ही बताने और हमने कुछ भी नहीं करना जी। क्वेश्चन नंबर 5 प्रॉपर्टीज के नेम बताने हैं। देखें जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है -3 1, ठीक है, यही दिया हुआ है, बिल्कुल जी यही दिया हुआ है, सॉरी -1 है, फिर यहाँ पर 0 है और 2 आ रहे हैं। इसका आंसर 0 और 2 आ रहा है। अब इसका आंसर 0 और 2 कैसे आएगा? अगर फॉर एग्जांपल, अब इसका आंसर हम पहले ये बना के चेक कर लेते हैं। -3 में अगर मैं +3 ऐड करता हूं, तो अगर मैं एक साइड पे ऐड कर रहा हूं तो मुझे दूसरी साइड पर भी यही वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। -3 + 3 0, -1 + 3 2। तो इस तरह से ये जो आंसर है ये आंसर बना हुआ है। तो हमने ऐड क्या किया? +3 ऐड किया, तो एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐड किया है ना हमने, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ, देखें ये लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो उसे हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो मैंने लिखा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है, इफ ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी है तो इसका आंसर जो है ना, ये भाई साहब क्या बना रहे हैं? 1/a ग्रेटर देन 1/b, ठीक है। वो जब हमने इस वैल्यू को रेसिप्रोकल किया तो साइन जो है वो चेंज हो गया। तो बात की समझ आई? जब इस वैल्यू को रेसिप्रोकल किया, रेसिप्रोकल, तो ये साइन चेंज हो गया। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, तो इसका आंसर क्या है जी हमारे पास? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये जी हमारे पास इसका आंसर बन चुका है सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट को देखते हैं जी। थर्ड पार्ट, आए जी थर्ड पार्ट की तरफ। क्या कह रहा है थर्ड पार्ट? ए लेस देन बी। अगर ए लेस देन बी हो तो इसका आंसर क्या बन रहा है? ए प्लस सी, बी प्लस सी। देखिए ए लेस देन बी है, क्या ऐड हुआ है दोनों साइड पे? +c ऐड हुआ है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ +3 दोनों तरफ ऐड हुआ तो ये वाला आंसर बना, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर +c ऐड हो गया बेटा, तो ये हमारे पास क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक हो गया जी। तो पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ ए सी लेस देन बी सी, पार्ट नंबर 4, इफ ए सी लेस देन बी सी, देन एंड सी ग्रेटर देन 0 एंड ए लेस देन बी। लो जी, सी ग्रेटर देन 0 तो ए लेस देन बी हो गया, ठीक है। तो ये जो आंसर है ना, ये वाला, ये हमारा आंसर बना है असल में, ए लेस देन बी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, ए सी है, लेस देन बी सी है। तो अगर मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दिखाऊं, ए सी लेस देन बी सी, सी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए लेस देन बी सी ओवर सी, यहाँ डिवाइड हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, ए लेस देन बी हमारे पास इसका क्या बन गया? आंसर बन गया, जो कि बुक की स्टेटमेंट में गिवन है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सी इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये लाजमी लिखना है बेटा, ठीक है जी। ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्या कह रहे हैं हमें पार्ट नंबर 5? बेटा ये है हमारे पास, सेम है बेटा पार्ट नंबर 5 भी। इफ ए सी लेस देन बी सी, सी ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन बी है, तो
ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पर भी सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, इसका आंसर सी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक हो गया, ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपने पूरा लिख देना है, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इफ ए ग्रेटर देन 0 और ए इज इक्वल टू बी, पार्ट नंबर 6, इफ ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी, या ए जो है बी के बराबर है या ए लेस देन बी है, कोई भी कंडीशन आ जाए इन तीनों में से, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आ जाए तो ये होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो हमें समझ आ गई, तो इनके आपने नाम अपने जहन में रखने हैं बेटा। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट नंबर 1 है, 1/3 एंड 1/4, 1/3 एंड 1/4, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, आपने जी टू रैशनल नंबर इसके फाइंड करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो सबसे पहले जी फर्स्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर निकल आएगा, 1/3 प्लस 1/4। अब आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है ऊपर वाली वैल्यू का। किस तरह लेना है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 4 3 क्या होता है 12 होता है, और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 4 3 1 3। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। ये जो डिवाइड में 2 है ये डिवाइड में ही रह जाएगा। ये तो हमने ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लिया, 4 3 12, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा जी 4 + 3 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया 24, तो ये जी हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया, 7/24 इज द रिक्वायर्ड नंबर, इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लेनी है, इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड, इज वन ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर। तो ये जी हमारे पास एक नंबर आ चुका है जी अल्लाह के हुक्म से। अब हमने दूसरा नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 7/24 के साथ अब हमने 1/4 की एवरेज निकाल लेनी है। नाउ वी फाइंड सेकंड नंबर। नो, अब हमने क्या कर लेना है बेटा, ये जो हमारे पास आंसर आया है ना 7/24, ये जो हमारे पास आंसर आया है 7/24, इसको हमने 1/4 के साथ निकाल लेना है, ठीक है जी। 1/4/2, आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप सेकंड नंबर के साथ निकाल लें, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास निकल आएगी, ठीक है। अब हमने इसका भी एलसीएम लेना है, 24 और 4 ये दोनों डिवाइड होते हैं, तो 24 बड़ी वैल्यू है, मैंने यहाँ लिख दिया, एलसीएम ले रहा हूँ। 24 को अगर मैं 24 पे डिवाइड करूँ तो आंसर 1 आएगा। एलसीएम लेना जी आप सबको आता है, आंसर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 24 ही आएगा ना। तो ये जो 1 यहाँ आएगा, इस 1 को मैं इस 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आ जाएगा, फिर प्लस, फिर 24 को अंदर रखकर दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास 4, 4 पे डिवाइड किया तो 4 6 24 होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको इसकी ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा, डिवाइड वाला 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ठीक है। 7 + 6 क्या होता है 13 होता है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये जी हमारे पास आंसर निकल चुका है। ये हमारे पास अदर रिक्वायर्ड नंबर है, तो आपने क्या लिखना है, हिंस टू रैशनल नंबर बिटवीन, हिंस टू, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, कोई मुश्किल नहीं है। रैशनल नंबर, हिंस टू रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4
1/3 एंड 1/4 आर, तो पहला नंबर क्या निकला था 7/24 और दूसरा नंबर क्या लिखा था 13/48। तो ये जी हमारे पास दो नंबर्स हैं 1/3 और 1/4 के बिटवीन, ये दो रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है बेटा, तो ये जी हमारा पार्ट नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है जी, एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जी, रेस कर रहे हैं जी। ठीक है, चलें जी, डन कर दिया, इसको रेस कर दिया। सेकंड पार्ट है जी 3 एंड 4। सेकंड पार्ट बहुत ही आसान है बेटा, घबराना नहीं है। 3 एंड 4, तो सबसे पहले जी आपने क्या करना है, 3 और 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 7/2। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया जी, इज रिक्वायर्ड नंबर लिख दिया हमने, इज रिक्वायर्ड नंबर। ठीक हो गया जनाब, तो आपने नंबर के स्पेलिंग पूरे लिख लेने। चलें ई और आर भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया, अब ये एक नंबर आ गया। अब दूसरा नंबर जो आपने निकालना है ना, तो यहाँ पे बेशक आप फर्स्ट की हेडिंग लगा लें, यहाँ पे आप सेकंड की हेडिंग लगा लें, तो 7/2 और जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा, इसको इन दोनों को आपस में ऐड करके 2 पे आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो अब हमने इस ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेना है। 2 1s are 2 हो गया, बाकी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 7 के साथ 7, 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8, और डिवाइड वाला जो 2 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी, तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 2 2s are क्या हो जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा। ये एन अदर रिक्वायर्ड नंबर है, तो एक ये नंबर आ गया हमारे पास और एक ये वाला नंबर आ गया। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, हेंस टू रैशनल नंबर बिटवीन, ये तो पिछले क्वेश्चन का था ना, पार्ट नंबर 1 का। तो ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ना, ये आप लोगों ने लिख देनी है। क्या लिखनी है, हेंस टू रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, बिटवीन 3 एंड 4 आर 7/2 एंड 15/4। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख देनी है बेटा सेकंड पार्ट के लिए। ये वाली स्टेटमेंट पूरी आप लोगों ने लाजमी क्या करनी है, लिखनी है, ये नहीं है कि छोड़ देनी है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। इसको मैं अब रेस कर रहा हूँ जनाब, ये ले जी, डन कर दिया, इसको रेस कर दिया क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत शॉर्ट है बेटा। चलें जी, रेस कर दिया जी, ये ओके कर दिया जी। सेकंड थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट है जी एक्सरसाइज का, 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं अल्लाह के हुक्म से। तो सबसे पहले जी फर्स्ट नंबर निकालना है आपने, तो बेशक फर्स्ट की हेडिंग लगा लें, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसको हम लोग एवरेज भी निकालना बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लिया, 3 + 4/5 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। डिवाइड में सेम वैल्यू है, डिवाइड में जब भी सेम वैल्यू हो तो वही वैल्यू एलसीएम आती है, और ऊपर वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2s are 10 इज रिक्वायर्ड नंबर। ठीक हो गया जी, फर्स्ट नंबर हमारे पास आ चुका है, तो हमने यहाँ लिख भी दिया कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है। अब ये सेकंड नंबर निकालने के लिए, सेकंड नंबर निकालने के लिए इसकी एवरेज हमने निकाल लेनी है सेकंड वैल्यू के साथ। तो ये लाजमी आप सेकंड पर ही निकाल लीजिएगा, 7/10 + 4/5, इसको हमने डिवाइड कर देना है 2 पर। ठीक है जनाब, अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। 10 और 5 है, 5 का टेबल 10 पे जाता है, इसलिए हमने 10 एलसीएम ले लिया। ठीक है जी, पहली वैल्यू देखें, ये भी 10 है, ये भी 10 है। 10 को 10 पे डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 7 आ जाएगा। अब इस 5 है और ये 10 है, 5 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना, 5 2s are 10 होता है। 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया
2 4 आर 8, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डिवाइड वाला 2 तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 7 + 8 क्या हो जाएगा, 7 + 8 15 हो जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20, तो 15/20 हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारे पास बेटा दो आंसर हैं, हिंस टू रैशनल नंबर बिटवीन, कटिंग करने की जरूरत नहीं है 15 और 2 की, बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख देनी है। और 7/10 बेटा 7/10 है यह, और दूसरा नंबर आया 15/20। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी, ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में लिख देनी है। तो समझ आई है, जहां से समझना है वीडियो बैक करके देखना है, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, अल्लाह हाफिज।